कवर किया था। सर लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट की थी जिसमें बेसिक्स अभी ना गुड्स की इक्वेशन तो नहीं स्टार्ट की थी, तो हम कह रहे थे कि इक्वेशन के बेसिस हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कल हमने इसमें अभी तक जो हमने देखा वो हम पहले देखते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में हमने अभी तक पहले कैपिटल देखा। कैपिटल में आपने इसमें ओपनिंग कैपिटल देखा, आपने इसमें देखा क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इसमें आपने देखा एडिशनल कैपिटल क्या होता है, हाँ। इसमें आपने अभी तक देखा कि इसमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और इसमें हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर हुई थी ना इसमें। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें ड्राइंग्स पढ़ी थी, है ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ठीक है। इसके बाद हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है ना। और उसके बाद हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, ये भी कवर हमने किया था। और इसके बाद हमने साथ में देखा था कि एसेट्स क्या होते हैं ना, हाँ। एसेट्स को भी हमने फिर क्लासिफाई किया था, एक तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें भी टाइप्स देखे थे, और उनमें देखा था कि इसमें हमारे पास टैंजिबल भी होते हैं, इनटैंजिबल भी होते हैं। इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टैंजिबल में, इनको फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। इसमें कुछ टैंजिबल होते हैं, कुछ इनटैंजिबल होते हैं। इनको आपने नाम दिया था वेरिएबल एसेट। और हमने एक और टर्म एसेट के साथ पढ़ी थी, दे आर कॉल्ड एज अ लिक्विड एसेट्स, है ना। हमने लिक्विड एसेट्स का भी बारे में पढ़ा था। हमने फिर उसके बाद है ना वेस्टिंग एसेट भी थोड़ा सा पढ़ा था, हाँ, ठीक है। और फिर हमने फिर करंट एसेट्स को अलग अलग टाइप्स में देखा था, ठीक है। करंट एसेट्स में भी हमने सारी डिटेल्स में देखी थी कि कौन कौन एसेट किस में कंसिडर किया जाता था। तो फिर हमने फिर उसके बाद देखा था कि गुड्स जो होते हैं ना, ये गुड्स जो होते हैं फिर उनके साथ जो एसोसिएटेड इवेंट्स होती है वो भी हमने देखी, जिसमें हमें फिर इसमें हमने क्रेडिटर्स का भी जिक्र आया, इसमें हमें डेटर्स का भी जिक्र आया, इसमें हमें परचेजेस का भी जिक्र आया। फिर हमने परचेज रिटर्न्स को भी देखा, ठीक है। फिर हमने सेल्स भी इसमें देखा हमने, फिर हमने सेल्स रिटर्न्स भी देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने इसमें कवर की थी, और भी कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी, वो हमने इसमें कवर की। कल जो हमने पढ़ा था ना, कि मैंने आपको कल समझाया था डेटर्स के बारे में, है ना। डेटर्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जिसको हमने फिर कैटेगराइज किया था किसके अंडर, करंट एसेट्स के अंदर, है ना, ठीक है। और इसमें मैंने आपको समझाया था कि डेटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो आने वाले टाइम में हमें पे करने वाले, और हम एक्सपेक्ट करते होते हैं कि इनसे हमें आने वाले टाइम में पैसा आएगा, रिसीव करना है, ठीक है। तो उनको हमने क्या कहा था, डेटर्स, ठीक है। और एक टर्म इसके साथ जुड़ी है, दैट्स कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। क्या, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट में जोड़ा जाता है, और इसका अपोजिट होता है बिल्स पेएबल। ये हमने अभी नहीं देखा था, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जो है ना बेटा, ये करंट लायबिलिटी के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, करंट लायबिलिटी। इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे चलेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल क्या होती है ये समझ लीजिएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। हमने बिल्स रिसीवेबल होती क्या है, करंट एसेट्स। बिल्स पेएबल क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज। आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, अभी फॉर एग्जांपल ए है और बी है, ठीक है। ए है सेलर, बी है बायर, ठीक है। या तो ये गुड्स बेचेगा, इसको कैश सेल्स करेगा, है ना, ये हमने समझा। और या तो ये इसको क्रेडिट सेल्स करेगा। अगर हम बी की बात करेंगे, बी कैश परचेज करेगा या क्रेडिट परचेज करेगा, है ना। बात समझ आ रही है आपको। तो कैश में हमें पता है तो पेमेंट इंस्टेंट होती है, ठीक है। सेलर के पास पैसे आते हैं और बायर पेमेंट इंस्टेंट देता है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स में ऐसा नहीं होता है, प्रॉमिस होता है, ठीक है। और ये प्रॉमिस हमारे पास होता है जब हम क्रेडिट सेल की बात करते हैं, एक ऑरल प्रॉमिस होता है। बात आपको समझ आ रही है, क्या होता है,
ऑरल प्रॉमिस। ऑरल प्रॉमिस का मतलब होता है इम्प्लाइड होता है। मैंने कहा आपसे मुझे दे दो, मैं आपको 15 दिन 20 दिन, जब हमने कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस की होती है ना, अब हमें पता होता है ये पैसे हमें आने वाले टाइम में ज़रूर आएंगे। बात आपको समझ आ रही? तो अब जब प्रॉमिस किया होता है आपने, उस प्रॉमिस को भी आपने रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए माना जाता है ये सन्ड्री डेटर, डेटर हम उसको बोलते हैं, और रिकरेंट एसेट होता है, ठीक है। जब वो प्रॉमिस कौन देता है हमें, बंदा, डेटर करता हमें प्रॉमिस, और हमें पता होती है हमें पैसे रिसीव करने हैं। बात आपको समझ आई? तो अब ये प्रॉमिस जो है ना, अगर हम थोड़ा सा एक और चीज़ करें कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर समझ लीजिएगा, सेलर जो है ना ये बोलता है कि नहीं मुझे पैसे इंस्टेंट चाहिए, मतलब गर्ज है कि ये कैश सेल करने के लिए तैयार है। और जो कस्टमर है ना, कस्टमर जो है वो कैश परचेज करने के लिए तैयार नहीं। वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे क्रेडिट पे चाहिए। किस पे चाहिए? ये सेलर किस पे भेजना चाहता है, और क्रेडिट बायर क्या है, ये क्रेडिट ढूंढ रहा है। बात समझ आ रही? तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि इनके बीच में जो है ना बेसिक जो हमारे पास कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना बिटवीन द बायर एंड सेलर, वो यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि सेलर क्या कहता है, मुझे इंस्टेंट चाहिए। बात समझ आई? और बायर क्या कहता है, क्रेडिट पे चाहिए। तो ये अपनी जो ये सेलर है ना, इस कस्टमर को खो देगा, है ना? बात समझ आ रही? अब मान लीजिएगा, अब कोई ऐसा तरीका है, बात समझ आई, कि जो इसमें ना एक सेटलमेंट कर ले, और इसका भी काम निकले और इसका भी काम निकले। पहले बात आपको समझ आई? प्रॉब्लम ये है, सेलर जो है ना, ही इज रेडी टू सेल गुड्स ऑन कैश, एंड बायर जो है ना, बायर वांट्स टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट या परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब इनके बीच में एक इनकम्पैटिबिलिटी है, दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, सो देयर मे नॉट बी अ सेल एंड अ परचेज फॉर अ बायर एंड सेल फॉर अ सेलर। ये तो नहीं हो सकती है पॉसिबल। अब कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम वे आउट निकाल सके? अब बात को सुनिएगा। अब हमारे पास एक चीज है, सेलर जो है ना, सेलर क्या करता है, सेलर इसको बोलता है इधर आओ। जैसे कभी आपने देखो ना, तो जल्दी कस्टमर सुना नहीं आ रहा, मान लीजिए समझने के लिए, तो मैं एक ना फिक्टिशियस बात समझा रहा हूँ, तो हम क्या इसको बोलता है, हम एक चीज करेंगे, जो आप बोलते हो ना कि मैं आपको पैसे दूंगा, अब छिन में पहुंच के हमें ये बोल रहा है ना, इसको क्रेडिट पे ये लिमिट ना सब माल है, ये क्या बोलता है इसको, मैं आपको दूंगा लेकिन कुछ टाइम के बाद दूंगा, ठीक। सेलर जो है ये इसको बोलता है, हम इसको रिकॉर्डेड स्टेटमेंट रखेंगे, जो आप मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो ना, ऑरल प्रॉमिस, इसके बदले आप मुझे रिटन प्रॉमिस करो। क्या करो? रिटन प्रॉमिस। उसके लिए आप तैयार हो? वो ये बोलता है मुझे इसके लिए करना क्या है, मुझे जो आप मुझे कह रहे हो ये मुझे राइटिंग में अपन ये चाहिए, ये राइटिंग में हम इसका एक ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, ये राइटिंग में मेरे पास रहेगा। जो आप प्रॉमिस करोगे ना, ये मेरे पास राइटिंग में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? इससे मैं आपको उधार पे माल दे सकता हूं, ठीक है। तो बायर ने कहा ठीक है, मुझे तो प्रॉमिस करना ही करना है, ऑरल नहीं, अब तो मैं लिख के भी आपको एक्सेप्टेंस उसकी दे सकता हूं, ठीक है। तो सेलर जो है ना, सेलर क्या करता है, सेलर एक पेपर लाता है, उसमें एक खुद लिखता है, बनाता कौन है, पेपर कौन पहले लाएगा? सेलर। बात समझ आ रही? ये एक पेपर तैयार करता है, बात समझ आ रही, ऑन बिहाफ, और इसमें जो लिखता है ना, ये लिखता है इसके बिहाफ पे, लेकिन प्रिपेयर करता है सेलर। ये उसमें बोलता है कि आप मुझे ये दो, ये प्रॉमिस जो आप है ना, ये इसमें लिखता है ऐसे, ऑन बिहाफ ऑफ आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर ए सम ऑफ रुपीज इतना, ए सम ऑफ रुपीज इतना, फॉर एग्जाम्पल 50,000 ऑन, उसका ड्यू डेट एक होता है। बात समझ आई? लेकिन इसमें एक चीज है, ये होता है अनकंडीशनल। क्या होता है? अनकंडीशनल प्रॉमिस। समझ लेना क्या होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, आपने बेटा फी लाया, आप बोलेंगे सर कल लाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कल फी लाया, तो सर कल मैं लाऊंगा जरूर कल, लेकिन एक चीज है ना, मेरे फादर जो है आउट ऑफ स्टेशन है, अगर वो कल आएंगे ना तो मैं आपको कल लाऊंगा। तो आपने इस पे कंडीशन रखी। क्या रखी? ये प्रॉमिस है लेकिन कंडीशनल है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जाके होगा। बात आपको समझ आ रही है कि अगर मुझे उसने पैसे दिए मैं आपको पैसे दूंगी। बात आपको समझ आ रही? तो ये क्या बना? ये कंडीशनल प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया? दूसरा होता है अनकंडीशनल। क्या होता है? अनकंडीशनल का मतलब होता है कि मैंने जो ये प्रॉमिस आपको किया ना, इस डेट पे मैं आपको पैसे
दूंगा। बात समझ आ रही है? उस पर कोई शराइत नहीं है। मैं आपको ये पेमेंट करने वाला हूं, इसमें मैं कोई चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। किस चीज की? कि मैं आपको कोई कंडीशन रखूंगा। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि मुझे पेमेंट करनी ही करनी है। बात आपको समझ आ रही है? और अगर नहीं करेंगे तो उस समय फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बात आपको समझ आ रही है? ये क्या होता है जो ये प्रॉमिस जो ये करता है ना, ये कौन असल बनाता कौन है इस डॉक्यूमेंट को? है किसके बिहाफ में? ये लेता है ये पेपर किसके पास? बोलता है ये पढ़ो। ये इसमें जो इसमें लिखा होता है ना, ये असल में बायर लिख के देता है। प्रिपेयर करता है इस डॉक्यूमेंट को सेलर, और है किसके लिए? बायर। अगर इसको एक्सेप्टेंस देता है, बायर इसके ऊपर सिग्नेचर्स करता है बाकी वगैरह। तो अब ये क्या बन गया? अब ये प्रॉमिस है, रिटन फॉर्म है। किसमें? रिटन फॉर्म में। इसको हम प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बात आपको समझ आ रही है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पैसों के बदले यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अब वो पहले क्या हम करते, कैश में पेमेंट करते थे, ठीक है? कोई बंदा अगर मुझे चेक देगा, क्या मैं उसको डिनाई करूंगा? ये तो इसकी एक्सेप्टेंस, अगर हम इसको डिनाई करेंगे तो हम कानूनन जुर्म याफ्ता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास पैसे है, बहुत टाइम से उसको कॉल कर रहा है, पैसे दो, वो नहीं मिल रहा है। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, एक दिन उसको गया घर ही, ये घर ही इसके गया, बोला पैसे नहीं दे रहे हो मुझे, तो अब मसला क्या है? वहां से निकल के आया। अब ये जो बंदा है ना, जिसके पैसे जिसको जैसे ना लेने थे, एक दिन बड़े गुस्से में वहां पे गया। बात समझ आ रही? आज तो मैं इसको पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। जब इसने गुस्सा किया ना, वहां से इसने पेपर निकाला, हाथ में दिया, ये चेक है। क्या है? उस अमाउंट की, कल के डेट की, परसों की डेट की। अब ये क्या करेगा? इसको गुस्सा आया, इसने काट दिया। ये उल्टा केस इसको कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रॉमिसरी, ये एक्सेप्टेबल है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज। बात आपको समझ आई? तो हम चेक को मत डिनाई कर सकते। ऐसे एक प्रॉमिसरी नोट है, हंडी है, बहुत सारे ऐसे चीजें बिजनेस में हम यूज करते हैं। बात आपको समझ आ रही है? ये एक प्रॉमिसरी नोट बनता है। क्या बनता है? प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस हो। लेकिन इसमें एक चीज है, क्या? अनकंडीशनल का मतलब एक अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट। इसमें अगर और मगर, अगर मुझे उससे पैसे मिलेंगे, अगर मैं भेजूंगा, अगर वो होगा, अगर वगर, इसमें ये अनकंडीशनल बेसिस पे आपको एक ड्यू डेट पे पैसे देने हैं। बात समझ आई? ड्यू डेट के आगे पीछे हम पीछे और 3 दिन उधर इधर कर सकते हैं, ग्रेस डेज ऐड कर सकते हैं। 3 दिन कितने? ये याद रखिएगा। उस डेट को क्या बोलते हैं? परसों भी मैंने ड्यू डेट समझाया था। ड्यू डेट फॉर एग्जांपल इसका जो है ना 1/3/2025 को है, और 3 दिन हम इसको ना दे सकते हैं इस डेट पे। उसको हम बोलते हैं ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज। फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी वो बन जाती है। क्या बन जाती है? इसके अलावा नहीं। बात आपको समझ आई? अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो ये प्रिपेयर हमने ये डॉक्यूमेंट किया ना, आप पहले कॉपी कर ले थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कॉपी कर ले। हाँ, असल में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार बताता हूं मैं। सेलर ने पहले बोला था मैं कैश में भेजूंगा, और बायर बोल रहा था मुझे क्रेडिट पे मिलेगा। तो इसके बीच का एक रास्ता निकाला, ठीक है? तो उसने क्या किया, सेलर ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। बात समझ आ रही? उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस बियरर को मैं, बियरर मीन्स जिसके पास ये होगा, मैं उसको ये पे करूंगा इस ड्यू डेट पे और अनकंडीशनल बेसिस पे। सबसे बड़ी बात ये पे क्या है? अनकंडीशनल। जो जबानी हम बात करते हैं ना, जब हमें क्रेडिट सेल करते हैं, हम उस समय ऑरल एग्रीमेंट करते हैं असल में, है ना? लेकिन वो उसमें कोई उतना वैल्यू नहीं है जितना रिटन डॉक्यूमेंट में वैल्यू है कि नहीं? तो ये जो है वहां पे अनकंडीशनल बनता है। क्या बनता है? अनकंडीशनल। और यही डॉक्यूमेंट लेके सेलर किसके पास चला गया? बायर के पास। बायर ने इस चीज को समझा, उसने देखा और उसने इस पे सिग्नेचर किए, और मान लीजिए इसकी एक्सेप्टेंस की। क्या की? एक्सेप्टेंस की। बात आपको समझ आई? इसको हम बोलते हैं एक प्रॉमिसरी नोट। उसमें से जो टाइप है ना प्रॉमिसरी नोट का, उसमें हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको बात समझ आई? बिल ऑफ एक्सचेंज। मुझे बताइए, ये जो है ना, ये बंदा जिसने इस बिल को बनाया, इसको हम बोलते हैं ड्रॉअर ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। आपको बात समझ आई? जिसने इस बिल पे एक्सेप्टेंस दी ना, उसको बेटा बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं? मुझे बताइए, ड्रॉअर इसमें कौन है? वो है ए, जिसने इसको प्रिपेयर किया था। बात समझ आई? और इसमें ड्रॉई कौन है?
जिसने एक्सेप्टेंस इसकी दी, बात आपको समझ आई। वो इस केस में कौन है? बी। वो असल में होता है बंदा जिसको खरीदना होता है, बात समझ आ रही। सेलर होता है ड्रॉर, आपको बात आई समझ। और जो ये बिल इन्होंने बनाई ना, इसको असल में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? ये बिजनेस में हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बात आपको समझ आ रही? बात आपको समझ आई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको बहुत सारे टाइप उसमें आते हैं, इसमें एक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या आता है? बिल्स ऑफ। आप बात सुनिएगा, ये जो बिल अब आपके पास है ना, ये जो है ना, ये एक्सेप्टेंस इसने दी, उसके बाद ए ने अपने पास रखी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या फ़ायदा आया? इससे पहले तो ये तो मान ही नहीं रहा था पहले क्रेडिट सेल करना। बात आपको समझ आई। बी को तो फ़ायदा मिल गया, इसने अपने गुड्स उठाए, लेकिन इसको हाथ में अब पड़ा कुछ नहीं, खाली एक पेपर पड़ा। बात आपको समझ आ रही? पहले भी तो ऐसी सिचुएशन इसकी थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास एक पेपर हाथ में आया। वो पेपर जो आपने कह रहे हो सर वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पेपर है, वो बनाया तो इसी ने। वन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड अ ड्रॉर, वन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज कॉल्ड अ ड्रॉई। इन दिस केस ड्रॉर इज ए, इन एंड द सेम बी इज ड्रॉई। क्लियर? अब देखिए, अब जो ये नोट है ना जो प्रिपेयर किया गया, ये अब किसके हाथ है? बात आपको समझ। बी अपनी कॉपी रख सकता है, वो इश्यू नहीं, लेकिन मेनली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसके पास है? अब ए के हाथ क्या पड़ा? प्रॉमिसरी नोट, ये बिल है ना। अब मसला ये है, क्या फ़ायदा इसका? अब ये तो जो इसको फिर भी डेट ऑफ मैच्योरिटी तक वेट करना है। ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज, डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू डेट मतलब जिस पे करना है, उसके बाद में ना जो इंसाफ के तौर पे और 3 दिन दिए जाते, दैट्स कॉल्ड ग्रेस डेज। ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज इज इक्वल टू डेट ऑफ मैच्योरिटी। सारी टर्म समझ आ रही है? क्लियर? अब यहां पे समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब किसके पास है ये डॉक्यूमेंट? इसी ड्रॉअर के पास है ना। बात समझ आई? समझना, इसको हम अब बिल का नाम दे रहे। क्या दे रहे? मुझे एक बात बताइए, इस बिल पे ए एक्सपेक्ट करता है ना मुझे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, है ना। तो ये इसके लिए बन गई बिल्स रिसीवेबल। क्या बन गई? ये सेम बिल की कॉपी अगर बी के पास है, इसको पता है ना मुझे इस पे पे करना है, वो इसके लिए बन गई बेटा जी क्या? बिल्स पेएबल। बात आई आपको समझ? ये बिल्स पेएबल जो है ना, इसका नेचर अब क्या बना? करंट लायबिलिटी। क्योंकि इसके पास जब भी इसको इस पे नजर पड़ेगी, इसको समझ आएगा कि कर्जे का लर्जा आएगा। बात समझ आ रही? मैं बोल रहा हूँ ना, कर्जे के पीछे एक लर्जा होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो, तो उसने मिस्टर का तापत। बात आपको समझ आ रही कि नहीं? तो समझ आ रही बात? तो अब जो है ना बिल्स पेएबल, ये क्या बन गई है? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही चीज है। ये एक पार्टी के लिए यही डॉक्यूमेंट, इस पार्टी के लिए क्या है? इसके लिए बिल इज रिसीवेबल। इस पार्टी के लिए यही बिल जो है ना, ये अलग अलग नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है? अलग अलग नहीं होती, डॉक्यूमेंट एक ही है। जिसको पता है इस बिल पे मुझे आने वाले टाइम में पैसे रिसीव करने, और बिल जिस पे इसको पेमेंट लेनी है ना, वो पेमेंट करनी है ना, उसको बिल्स। क्लियर? अब आपको बात आई समझ? अच्छा, अब आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे, सर इस पे तो कोई फायदा ही नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को इसने हाथ में रखा, ठीक, अब इसको तो वेट करना है ना फिर भी टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, और ऊपर से मान लीजिए 3 मंथ्स रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? 3 months plus 3 days, फॉर एग्जाम्पल 3 months plus 3 days। अब इसको फेट करना है ना। पहले भी तो ऐसा ही था, उस समय तो ऑरल था, अब रिटर्न है। लेकिन फायदा समझना अब क्या है। पहला फायदा इस बिल का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये बिल या तो ये टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है ना अपने पास रखेगा, ये अब इसको जो है ना ये रखेगा इसको अपने सेफ कस्टडी में। बात आपको समझ आ रही? ये अपने पास इसको रखेगा, मतलब ये रिटेन करके रखेगा बिल को। क्या करके रखेगा? ड्रॉअर विल रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक, बात आपको समझ आ रही? इससे बाद इसको कुछ फायदा वो आएगा जो पहली हमने एग्जाम्पल को शुरू किया था, जब ए बोला था नहीं मुझे चाहिए अभी पैसे। दूसरी बात ये है ना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पहले या तो ये रिटेन करेगा इस बिल को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, फिर देगा ये, फिर उसके बाद पेमेंट करेगा, वो बिल कैंसिल हो जाएगी। बात आपको समझ आ रही? ये रिसीव करेगा, वो बंदा पे करेगा। अब यहाँ पे समझना, अब इसके पास एक और इसमें फ़ायदा है, यही बिल ऑफ एक्सचेंज लेके ये बैंक के पास जा सकता है। ठीक है, बैंक जब चेक करेगा इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई है, बैंक क्या करेगा, ये इस बंदे को पैसा देगी। क्या देगी?
अब ए को 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने इस बिल को किन के हाथ दिया? तो अब किसने इस बिल को पकड़ा? बैंक ने। बैंक ने इसको इन रिटर्न टू दिस बिल पेमेंट कर दी। मान लीजिए ये थी 50,000 की, ठीक है, लेकिन बैंक ने कहा ए को हम आपको 49,000 देंगे। ए ने कहा चलो ठीक है। अब 3 महीने कौन वेट करेगा? बैंक करेगा कि ए करेगा? क्योंकि इसने ये बिल कहाँ ले ली? बैंक के पास। बैंक ने क्या इसको कहा, आप ले लो पैसे। बैंक मत ऐसे ही कोई काम करेगा, वो तो अपने फायदे के लिए काम करता है ना। अब बैंक ने इसको कितना पे किया? 49,000 रुपीज बैंक ने अपने पैसे लिए, वो फायदा उनको हुआ। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ए बिल, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट करना। डिस्काउंटिंग ए बिल विद बैंक, डिस्काउंटिंग ए बिल विद बैंक। इसने इस बिल को डिस्काउंट किया, किसके साथ? आपको बात समझ आई? क्लियर हुआ? इसने किया इस बिल को क्या? डिस्काउंट। किसके साथ? आपको बात समझ आई? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? सो नाउ दे हैव डिस्काउंटिंग दिस बिल विद बैंक। क्लियर? यहां तो कोई इश्यू तो नहीं? आगे चले? क्लियर? तो नाउ दे हैव डिस्काउंटिंग दिस बिल विद बैंक। अब बैंक में हमारे पास बिल डिस्काउंट इसने कर ली, तो बैंक ने इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए। क्या लिए? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? अंडरस्टूड? अब आगे देख लीजिएगा, कितने हो गए? 2। ये इस बिल को ना बहुत सारे काम ले सकता है। ये इसको एंडोर्स भी कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मतलब अब ए के पास बिल थी ना, इसने इस बिल को क्या किया? इसने इस बिल को अपने पास नहीं रखा, ठीक है, बैंक के पास डिस्काउंट किया। वो या तो अपने पास रखता है, या अब इसने बैंक के पास लिया तो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे, वो इसके लिए एक्सपेंसेस होंगे, बैंक के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन काम इसको निकला 3 महीने वेट करने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ी। उसके बाद इस बिल को ये किसी और को भी दे सकता है। समझना, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे अभी दे दी चेक, क्या दे दी? सिंपल चेक। हाँ, आपने मुझे चेक दे दी, हाँ, जिसको हम बोलते हैं कौन सी चेक? बियरर चेक। मैं इसको, मुझे पैसे इसको देने थे, मैंने उठा के इसको दिए, इसी चेक को मैंने इसको दिया। मैंने एंडोर्स भी किया ना इस चेक को। मान लीजिए आपने चेक, इसमें आपने नाम वगैरह नहीं लिखा, अगर आपने पेज चेक दी होती तो मुझे वो अकाउंट में चली जाती, वो मेरे अकाउंट में पैसे जमा होते। बात आपको समझ आ रही? लेकिन आपने मुझे क्या दी? एक चेक जिसपे नाम वगैरह कुछ नहीं, अमाउंट लिखा है, साइन किया है आपने, सब कुछ। मुझे ये 10,000 की थी, मुझे अब ये 10,000 इसको देने थे, मैंने यही चेक इसको दी, तो मैंने यहाँ से इसका काम लिया ना। बात समझिए, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये बिल जो है ना, अब देखिए जो है ए और बी के बीच में था ना, अब एक बंदा और आया, वो कौन है? सी। ये बिल ए किसको दे रहा है? बात समझ आ रही है? ये एंडोर्स कर रहा है इस बिल को। मतलब यहाँ में मुझे वो चीज़ें तो यहाँ समझाना नहीं है इसको, तो ये तो एक अलग से सेपरेट टॉपिक है। तो मतलब सी के पास चलेगी। अब इन दो के बीच का भी मामला क्लियर। अब मसला कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये टाइम पे पैसे नहीं देगा तो उस समय कानूनी कार्रवाई होगी, फिर इसको कोर्ट में जो चार्जेस भरने पड़ते हैं वो इसी को चढ़ेंगे। बात समझ आ रही? लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया होगा, प्रॉमिसरी नोट। ये चीज़ असल में इसलिए बोला मैंने ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स। बात आपको समझ आई? यहाँ तक क्लियर? आगे चले? हाँ, अब देखिएगा, आपके पास एक तो है, अब क्या, जो आपके पास डेटर्स होंगे, क्या होंगे? प्लस करोगे आप इन पे बिल्स रिसीवेबल। अब बात समझना, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है पैसे देने का, है ना? वो प्रॉमिस उन्होंने किए हैं लेकिन वो ऑरल है। अब ये लोग वो है जिन्होंने प्रॉमिस किया है लेकिन रिटन में, प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। ये दोनों जो है ना इकट्ठे मिला के कहलाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको बात आई समझ? ये वाले कौन है? ऑरल। ये वाले कौन है? रिटन वाले। बात समझ आ रही है? दोनों के दोनों क्या है? करंट एसेट्स। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपको ये खुद आप मुझे बोलेंगे जो ट्रेड पेएबल्स है, कौन? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कौन है हमारे? वो है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। आपको बात आई? आप समझ?
ये वो वाले बंदे हैं ना जिनको आपने प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का ऑरल में, ये वो वाले हैं जिनको रिटर्न में दिया होगा। ये दोनों में कहलाएंगे क्या? ट्रेड पेएबल्स। आपको बात अब समझ आई? हाँ, क्लियर, अंडरस्टूड, कोई इशू तो नहीं? मैम इसको 1 मिनट करिए, ये फ़ोन एक करना था मुझे, पॉज कर लीजिए।